और उस गांव के कुछ मुखिया हमारे कार्यकर्ता उनसे पूछ रहे हैं कि आपके ये आंकड़े हैं, यहाँ हम इतने वोट से जीते हैं, दूसरों को इतनी मिली हैं, आप बताएं कि हमारा जीत का कारण क्या है। और जहां हारे हैं वहां भी हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि जहां हम नहीं जीत सके उसकी वजह क्या है। और उसका पूरा आकलन तभी होगा जब हम 4 सेशन हम करेंगे। 2 आज करेंगे, 1 हो गया, 1 अब करेंगे और 2 कल करेंगे। उसके बाद फिर जो जो हमारे पास सुझाव आए हैं या जो जो वर्करों ने या पोलिंग एजेंटों ने जो बताया है उसके बारे में पूरा अध्ययन करके ये देखेंगे कि कहाँ हमारी जो कार्यशैली है उसमें कहाँ कोई बड़ा ऐसा काम है जो हमसे छूट गया हो। उसके परिणाम स्वरूप ये थोड़ा सा जो 32 वोट की पराजय है, ये कभी भी आदमी को आंकड़ों से दूर नहीं करती। आप 10,000, 5,000, 20,000 से हार जाते हो तो ठीक है, लेकिन छोटे मार्जिन से हारने से फिर उसका आकलन करना और उसमें क्या कमियां रही और उनको कैसे फिर आगे सुधारा जाए, और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी पता लगता है। सिर्फ यही नहीं है कि वोट के आंकड़ों से आपको हार जीत का पता लगे, बल्कि लोगों का दृष्टिकोण क्या है, चुनाव में क्या बात करते हैं, वोट डालते क्या बात करते हैं, और जब ना चुनाव हो ना वोट डालने का हो मौसम तो फिर उनकी सोच क्या है। तो ये अलग अलग पहलू हैं जिन पे विचार करना बड़ा जरूरी है। सर आगे की जो प्लानिंग, क्या प्लानिंग रहेगी? तो बताया ना मैंने, जब ये चारों हमारे सेशन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही फिर हम अगला क्या कार्यक्रम होगा। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि अब हमारा कार्यक्रम सिर्फ उचाना चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा और उसमें बहुत बड़े परिवर्तन जो अब क्षेत्र हैं उनमें बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के जो क्षेत्र हैं और विधानसभा के, और संख्या बढ़ने का भी लोगों के आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन संख्या बढ़ेगी जरूर। जैसे अब 90 की संख्या है राजधानी इसकी विधानसभा की, हो सकता है वो 18 और बढ़ जाए। कुछ लोग कहते हैं 36 बढ़ सकती है, कोई कहते हैं 27 बढ़ सकती है, और उसी रेशो से फिर पार्लियामेंट भी बढ़ेगी। अगर 18 होती है तो 12 पार्लियामेंट हो जाएगी। गुटबाजी का कारण तो अनेक हैं। गुटबाजी भी जहां मतलब क्योंकि यहाँ संगठन नहीं था ना, हरियाणा में संगठन हो तो गुटबाजी की जो सोच है वो ढीली पड़ जाती है, क्योंकि संगठन का पदाधिकारी हो, कोई सक्रिय कार्यकर्ता हो, वो पार्टी से अलग हटके पार्टी के विरोध में 10 बार सोचेगा जाऊं ना जाऊं। लेकिन जब संगठन में आप सिर्फ यही सोचते हो कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता किस बात के कि टिकट चाहिए कांग्रेस की, टिकट मिल जाए तो आप कार्यकर्ता हो, और ना मिले तो फिर आपका कांग्रेस के कार्यशैली से या कांग्रेस के जो भी अनुशासन है उससे कोई ताल्लुक नहीं। और इसलिए जैसे आप कह रहे तो वो फिर वो गुट में ही परिवर्तित होगा। ये कहा था कि जो हवा में थे वो हवा में रह गए हैं, पर काम कर रहे थे, तो नहीं, अब जो आंकड़े आए हैं उससे तो नायब सिंह सैनी जी यही कहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने वोट प्रतिशत देखा होगा, 0.09 का फर्क है या 0.94%। नहीं, 94 तो है ना, 10% का फर्क। हाँ, ये यानी 1% का भी फर्क नहीं है। और इस फर्क को अगर वो ये कहें कि
हवा वाले हवा में रहे और हम सही थे, सही वो भी नहीं थे। ये तो रिजल्ट है, ये कहीं ना कहीं आंकड़े उल्टे पुल्टे होने में कोई देरी नहीं लगती। और जैसे हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 20 ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं जहां हर प्रकार से जो ये ईवीएम है इसमें जो वातावरण बना के काफी 3-3, 4-4 घंटे तक वो निष्क्रिय रही। और फिर जैसे बाद में जब आई भी हैं तो बैटरी के भी बहुत से ऐसे किस्से हैं। मतलब कहने का ये है कि इन चीजों का इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रिटर्न फाइल कर देता है कैंडिडेट, 1 महीने का समय होता है, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन अगर फैसला या अपना कोई टिप्पणी नहीं देता उस पर, तो फिर कैंडिडेट के पास, हारे हुए कैंडिडेट के पास और कोई विकल्प नहीं है, उसको पिटीशन फाइल करना पड़ता है हाई कोर्ट में। तो उस स्थिति से पहले अगर कोई ये जरूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो स्पष्टीकरण दे इन बातों का, जो कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ज्यों-ज्यों चुनाव की प्रक्रिया इतने बड़े मुल्कों में जिस प्रकार से उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है, वहां का भी पर्ची सिस्टम है। तो वो ये तो नहीं कि हमारे से पीछे वाली सभ्यता के आदमी हैं, वो तो हमारे से भी बहुत आगे हैं। तो ये सवाल का मुख्य तौर पे जब तक जवाब नहीं आएगा, ये सवाल यूं ही बने रहेंगे और हर चुनाव में बने रहेंगे।